नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड आरोपितों को कोर्ट में किया गया पेश। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, दोषियों को सजा दिलवाने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली। उपचुनाव वाली 10 सीटों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। हुबली दंगे को लेकर दर्ज किए गए केस वापसी पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। सिद्धारमैया पर लगाए तुष्टीकरण के आरोप। किसानों के विरोध के पीछे साजिश की बात आई सामने। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया दावा। कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने का था किसान आंदोलन का मकसद। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बैंडिगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीता। फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। थाना कैसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुल 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। उन सभी ने 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और सिद्दीकी पर नजर बनाए हुए थे। हत्याकांड में कुल 4 आरोपित शामिल थे। 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। वहीं मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का शव उनके निवास स्थान पहुंचा है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद शाम के वक्त राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की बात कही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की अलग-अलग टीमें मामले की जांच कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना घटी है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के जिसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं और ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थीं, भाजपा ने 3 सीटें जीती थीं, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई थी। दूसरी और सपा 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इधर किसान आंदोलन को पीछे किसानों का आंदोलन था या किसी पार्टी के लिए माहौल बनाने की चुनावी मुहिम? जी हां, हरियाणा में चुनाव के बाद सच की परतें अब खुलती जा रही हैं। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए था। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस की हार का सारा ठिकरा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ दिया। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो हमारे कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों और किसानों का अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों और किसान मोर्चा का दुरुपयोग करने के लिए देश के नागरिकों और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पहली बार ये ओपन एडमिशन किया है कि उनका मकसद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना था। मतलब ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर किसानों के साथ अन्याय करना चाह रही थी। गुरनाम सिंह जी खुद जो चुनाव लड़े थे उसमें उनको मात्र 1170 वोट मिले। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा का किसान ये जान चुका था कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी किसान विरोधी हैं। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को चुना, जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट में किस्त पहुंचती है किसान सम्मान निधि की। पर ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी किसान यूनियन को, भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा को एज फ्रंट इस्तेमाल करना चाह रही थी, जिससे वो हरियाणा की जनता और किसानों के बीच में झूठ को आगे ले जा सके। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को
देश की जनता और हरियाणा के किसानों से माफी मांगनी चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने किसानों का और संयुक्त किसान मोर्चा का गलत इस्तेमाल किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी करती है। उन्होंने कहा कि चढ़ूनी साहब खुद कह रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। चढ़ूनी साहब खुद कह रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी करती है। किसानों के लिए ठीक किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सब फसलों पर एमएसपी मिलनी शुरू हो गई है और यही नहीं, क्रॉप इंश्योरेंस देनी शुरू कर दी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। तो किसानों की चिंता कर रही है वहाँ की सरकार और भारत सरकार, और यही कारण है कि इस बार किसानों ने भी हमको वहाँ पे वोट दिया। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से किनारा कर लिया है। राशिद अल्वी ने कहा कि मैं गुरनाम सिंह को नहीं जानता हूं। मैं गुरनाम सिंह जी को नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है ना हुड्डा हारे हैं। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए विवादित बयान की भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने निंदा की है। सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें अपनी भाषा पर संयम होना चाहिए। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जब से उनकी तबीयत नासाज हुई जम्मू कश्मीर में, वो कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद अब आतंकी की पार्टी कर रहे। हम सब उनको आतंकी लगते हैं? किस तरह की जबान बोल रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी जिसने कभी आतंक को बढ़ाया, आगे लेकर गए आतंक को और उसके शिकार भी हुए, वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कह रही है। इस तरह की भाषा की मर्यादा उनको नहीं तोड़ना चाहिए। उनको वो जबान नहीं बोलना चाहिए जो उनके प्रवक्ता बोलते हैं। वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। इधर हुबली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता साल 2022 में हुए एक दंगे और हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया था। सिद्धारमैया सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मामले को वापस लेने का निर्णय किया था। इसी फैसले के बाद भाजपा ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। भाजपा के मुताबिक राज्य सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। घटना साल 2022 के 16 अप्रैल की है। मौका हनुमान जयंती का था। हुबली में सोशल मीडिया पर भावना भड़काने के बाद कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस को निशाना बनाया गया। उस उपद्रव में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साथ ही हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए थे। दंगा करने और उसे भड़काने में AIMIM का एक नेता को भी आरोपित बनाया गया था। नेता मौलाना वसीम ने उस वक्त धार्मिक स्थल पर उन्मादी भाषण दिया था। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने पूरे मामले को लेकर एक पत्र लिखा। ये पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 4 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि केस वापस ले लिया जाए, जिसके बाद राज्य के गृह विभाग को वो पत्र भेजा गया और निर्णय को मंजूरी दे दी गई। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स आरडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब एक एक कर उनकी सेहत खराब होते जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात ये सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने, अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया, और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया? कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा है छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। इधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्डों को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने इस संदर्भ में सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। पत्र में आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे शीर्षक वाली आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। एनसीपीसीआर ने ये सभी सिफारिशें की हैं कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सिफारिश भी की गई है कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि उन्हें आरटी अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मिल सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया,
मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के प्रथम चरण में वो अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजन 13 से 17 अक्टूबर तक जिनेवा में किया जाएगा, जिसमें ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ओम बिरला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की। ओम बिरला शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग इस विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अंतर संसदीय संघ में निर्णय लेने वाले उच्चतम निकाय अंतर संसदीय संघ की शासी परिषद की बैठकों में भी भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा के इतर अन्य संसदों के अपने समकक्षों से भी मिलेंगे। 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत हजारों लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। हरियाणा में जीत के ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बाद में कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तरफ हरियाणा विजय पर भाजपा का जश्न जारी है, तो वहीं कांग्रेस हार की हताशा से नहीं निकल पा रही है। पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, साथ ही ईवीएम का राग भी रह रहकर अलापा जा रहा है। भाजपा ने इसको लेकर चुटकी ली है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा ने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं। वो अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। बड़े वादों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के लिए अब पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को जमीन पर उतारना है। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर बिहार के पटना में आज से प्रारंभ हुई 8वीं राष्ट्रीय बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता में संपूर्ण भारत के 19 राज्यों की बधिर क्रिकेट टीम भाग ले रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार सरकार में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने दिव्यांगों एवं खेल के प्रति किए जा रहे भारत सरकार तथा बिहार सरकार के कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचारों के बारे में बताया।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में तान्या ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी को 21-17, 21-17 से हरा दिया। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।